जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथियों, साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की निरंतरता, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। तो साथियों, इससे पहले 25 जून का करंट अफेयर आप लोगों को मिला। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही साथ आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर का प्रॉपर, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाया करिए, ताकि हमारी रीच सभी के बीच में पहुँच जाए। हमारी ये पहल, हमारी ये नई शुरुआत का जो परिणाम हो वो बेहतर और सकारात्मक हो। तो साथियों, आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र से पहले हम एक शुभ विचार पे चर्चा करते हैं। और वो शुभ विचार हमेशा एक पर्सनालिटी का होता है, एक व्यक्तित्व का होता है, जिसे हम बहुत सारे उपनामों से जानते हैं। जैसे कि कल हमने मिसाइल मैन मतलब आदरणीय सम्माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की वाक्यों पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं आदरणीय सम्माननीय शहीद आजम भगत सिंह की बातों पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं कि सूर्य पूरे विश्व में होकर गुजरता है, परंतु सूर्य के सामने भारत जैसा स्वतंत्र और खुशहाल देश कोई और नहीं होगा। मतलब हमारी भारत की व्यापकता को, हमारी भारत की सुंदरता को, हमारी भारत की सभ्यता को ये एक लाइन में पिरो दिए कि हमारा भारत जो है, हमारा स्वतंत्र भारत जो है, वो कितना खूबसूरत है। तो साथियों, जिस प्रकार आप दृढ़ संकल्पित होके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होके बनाए रखें और अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहें, अडग रहें और प्रबल रहें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं इस शुभ विचार के साथ। और हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा कि ये तत्व जो हम अभी भगत सिंह जी की चर्चा कर रहे थे, शहीद आजम की चर्चा कर रहे थे। शहीद आजम बोले कि हमारा भारत इतना सुंदर है, लेकिन हमारे भारत को की सुंदरता को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे कारक, कुकारक हैं, जो कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आज का दिन 26 जून को नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रश्न यही है कि नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बोलोगे सर पहले ही आंसर बता देते हो हमेशा पहले प्रश्न का। तो हाँ भाई, तो आंसर जानना भी तो जरूरी है ना। आंसर जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कुकारक हो गया है युवाओं के बीच में। दुनिया भर प्रकार का नशा, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये किसका सिंबल है। ये इंजेक्शन, ये शराब, ये सिगरेट, ये गोली, ये ड्रग्स, ये सब सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की एक ये पहल है, जो कि नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के लोग भी इसमें आगे बढ़कर भाग लेते हैं। और आप युवाओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आसपास के कोई भी युवा नशा करते हुए, किसी भी युवा को अगर आप नशा करते हुए देखते हैं तो उनको नशा करने से रोकें, क्योंकि नशा ही नाश का कारण है। हमारे एक बहुत खास मित्र योगेश साहू जी ने ये बताया था कि नशा जो है वो नाश का कारण है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम डायनेमिक पोर्शन भी देखते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं, जिससे कि हम अपने समझ को विकसित कर रहे हैं कि आखिरकार करंट अफेयर को पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, 26 जून को विश्व नशा निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप भी मनाओ आज की डेट में। ओहो हो, ये क्या हो गया, नाराज हो जाते हैं ना कभी कभी, ये नए नए है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 26 जून को मनाया जाता है यूएनओ की पहल के तहत, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो आपका यूएनओ के पहल के तहत 1987 में इस दिन मनाने का निर्णय लिया गया था। 2024 का थीम क्या है? तो द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन, क्या लिखा है, प्रिवेंशन। मतलब साक्ष्य स्पष्ट है रोकथाम में निवेश करने के लिए। तो रोकथाम में निवेश करने के लिए साक्ष्य ही स्पष्ट है। लोग जिस प्रकार से नशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसको रोकना हमारा कर्म और धर्म होना चाहिए। नशे से रोको को रोको, बल्कि एक्सरसाइज करो। समझ रहे हो मेरी बात? एक्सरसाइज करो, उसको अपना पैशन बनाओ।
नशा मत बनाना भाई, नशा बहुत खराब चीज होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम का आपका थीम था पीपल फर्स्ट स्पॉट, आपका क्या लिखा है, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथ प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इतना हमें आज के दिवस के बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा, और ये भी एक भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें मासूम छात्र एवं छात्राएं साथ ही साथ उनके गार्जियंस भी जो है क्या हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, और इन सब चीज़ों में फंसने की वजह से जो है वो बहुत सारे पैसों का क्या कर देते हैं, मतलब नुकसान कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो आप प्रश्न देख के ही समझ गए होंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया गया। इसे संसद कब पारित किया था? तो संसद इसको पारित कर दिया था फरवरी 2024 में, ठीक है। और अभी एकदम स्ट्रिक्ट तौर पे जो है इस कानून को लागू किया गया है, ठीक है। अगर देखें इस कानून की बात करें, हम इस एक्ट की बात करें कि आपका सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 की बात करें, तो इसमें जो है 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना था। ये कानून का विवरण था। लेकिन वर्तमान में 21 जून को आदरणीय सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस पे एक्शन लिया है, और बोला है कि इस कानून के तहत 21 जून 2024 को 1 करोड़ रुपए का भी जुर्माना हो सकता है, और साथ ही साथ 10 साल की सजा। अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो अभ्यर्थी जबरन ये सब चीजों में मत पड़े। देखो भैया, मेहनत करके ही कुछ कर पाओगे, मेहनत से ही सफलता मिल सकती है, कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। अपनी कंसिस्टेंसी, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड रखो, क्योंकि आपको अगर एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूं, अगर आपको नहीं पढ़ते बन रहा है तो आप रास्ता दूसरा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपको प्रॉपर अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स को चाट के घोल के पी लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है और आप लोगों को प्रॉपर जो है पढ़ाई करवाएगी। क्लियर है? चलो आइए आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न है 18वें MIFF 2024 में किस फिल्म को, ठीक है, ये फिल्म पुरस्कार है, किस फिल्म को गोल्डन कोच पुरस्कार प्रदान किया गया है, या किसने जीता है? तो मैं बता दूं कि द गोल्डन थ्रेड नाम की जो है ये आपकी फिल्म है, उसको जो है मिला है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन भाई करंट अफेयर है तो जानना जरूरी है। निष्ठा जैन जो है इसकी क्या है, तो इसकी निर्देशक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। ये याद रख सकते हैं कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मतलब MIFF 2024 का क्या हुआ था, आपका समारोह का जो है आयोजन किया गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडीबीटी मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? चलो ये क्या है भाई? तो सबसे पहले इतना आपको टिपिकल वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या है आपका एडीबीटी मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम, ठीक है, जिसको NAMS के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है भारत में जितनी भी उद्यमिता है, जितने भी उद्योग हैं, साथ ही साथ बाकी सर्विस सेक्टर की जितनी कोलेबोरेशन की जो कंपनियां हैं, उन सभी को क्या किया है, ये पहल किया है कि स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का क्या करें, आपका ज्यादा उपयोग करें और इसका आपका निर्माण भी भारत में करें। तो कौन सा मंत्रालय है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका मंत्रालय है। इसके द्वारा ये सिंपोजियम लॉन्च किया गया है। क्लियर? चले आगे बढ़े, चलो आ जाओ साथियों। अगला प्रश्न आपके मतलब इसके बारे में देख भी लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत में जितने भी उद्यमी हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, उनको क्या किया गया है, इसमें बढ़ावा दिया गया है, उनको मतलब भारत में स्वनिर्माण मतलब कि आत्मनिर्भरता के ऊपर इसको पहल की गई है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा, वो क्या है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने हेमिस उत्सव 2024 का आयोजन किया है? तो हेमिस
नाम सुने हो कभी? नहीं सुने हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का सबसे हाई एल्टीट्यूड, सबसे ऊंचाई में स्थित नेशनल पार्क, ये प्रश्न पूछा जाता है ना, सबसे हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किस राज्य केंद्र, किस केंद्र शासित प्रदेश में, जहां पर स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। स्नो लेपर्ड्स मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, मतलब क्या बोलेंगे, ठंडे प्रदेश का जो चीता है ना, तो वो कहाँ है, तो आपका लद्दाख में है। और लद्दाख में हेमिस जो है ये एक मुख्य रूप से धार्मिक वर्ड है, जिसमें जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो इस पर्व को, फेस्टिवल को मनाते हैं। बहुत सारे आपके मुखौटे पहन के डांस वगैरह करते हैं। बहुत बेहतरीन मतलब यहाँ के कल्चर आपको देखने को मिलेगा। कभी घूमने के लिए जाओ लद्दाख में तो आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मत जाना, अभी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि पटवारी है, आरआई है, बहुत सारे एग्जाम सामने देखने को मिलेंगे। तो कंसिस्टेंट पढ़ाई कर लो, पटवारी आरआई बन जाओ, उसके बाद जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैसे कि मैंने बताया 16 से 17 जून को ये हुआ था, ठीक है। हेमिस मठ है वहाँ, जहाँ पर जो है कौन, तो आपका बौद्धिस्ट लोग इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि आपका उगादी और आपका क्या हो गया, ब्रह्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में रे मयको पोंगुटू कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में अंबुबाची, भोगाली, बिहू, छठ पूजा, बिहुला बिहार में मनाया जाता है। तो बिहू पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है, याद रखना। ये अंबुबाची पूछा जा सकता है, क्लियर। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा है, माघ पूर्णिमा, बस्तर दशहरा मनाया जाता है। हरियाणा में मनाया जाता है बैसाखी, गोंचा महोत्सव, गोची महोत्सव मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में गोंचा महोत्सव, गोंचा पर्व तो हमारे छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। अभी 22 तारीख से जो है गोंचा पर्व आया है, उसको अपन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पढ़ेंगे। झारखंड में क्या मनाया जाता है, तो करम उत्सव है ना। झारखंड में करम उत्सव मुख्य रूप से उरांव जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। मैं जब ट्राइब्स पढ़ा, कभी ट्राइब्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, क्लियर है। ट्राइब्स के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस सेशन को एंजॉय करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक है ये। बच्चों का वायु प्रदूषण से जो है बहुत ज्यादा क्या होते जा रहा है, उन लोग के फेफड़े में प्रॉब्लम हो रही है। वायु प्रदूषण बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि आपका कार से निकलने वाले धुएं हो गए, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब सारी चीज़ों से जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसका इंडेक्स जारी किया है 2024 का। वो है आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI, ठीक है, इसने जारी किया है। और इसके आंकड़े मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे लोग श्वसन की परेशानी या श्वसन रोग से जो है मृत्यु होते जा रही है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया, आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया है। भारत और चीन में वैश्विक प्रदूषण बीमारी बोझ कितना हो गया है, 54% हिस्सा भारत और चीन में है, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मतलब 1 लाख कितना है, 69,400 बच्चों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ इतने डाटा आप देखोगे तो मतलब मन हिल जाता है। तो वायु प्रदूषण को भी जो है हमें रोकना चाहिए। पेड़ों को हमारा हमेशा हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो है पेड़ और वृक्षारोपण करते रहें, क्लियर। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही की खबरों में आया, ओ हो, ये वाला तो बहुत खबर में रहता है। ये वाला क्या है, बहुत खबर में रहता है। कैसे खबर में रहता है भाई, चलो बताता हूँ कहानी इसकी। हाल ही में खबरों में आई फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो बेसिकली देखा जाए साथियों तो ये चीन का है। पहले तो ये जान लो कि चीन का ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बोलता है कि इसमें बहुत क्षमता है और बहुत सारे ये युद्ध तोपों को साथ ही साथ आपका क्षति करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये क्यों बताता है, ये चीन का जो आपका, आगे चलो आपको दिखाता हूँ। चीन का ना एक मतलब संगठन है जिसको PLA बोलते हैं, ठीक है। इस PLA के जो है ये अपना रिपोर्ट जारी करते रहता है और आप लोग को ऐसे दिखाई देते रहेगा कि अगर हम बात करें, ये भारत रहा, ये वाला पोर्शन आपको भारत दिखाई दे रहा है महोदय, आप इधर जाइए तो, ठीक है। ये भारत है, भारत के पास यहाँ पर कंबोडिया है, थाईलैंड है और बहुत सारे, और ये जो वाला पोर्शन है ये भारत ऐसे हो जाएगा, यहाँ से समझ रहे हैं ना, नक्शे से समझिएगा। ये वाला चीन सागर वाला क्षेत्र है। इस चीन सागर वाले क्षेत्र को क्या बोलता है आपका, चीन चीन सागर है तो बोलता है कि ये हमारा दक्षिण चीन सागर,
सॉरी दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र को बोलता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है। तो इधर से जो है आपका कंबोडिया बोलता है मेरा है, यहाँ फिलीपींस बोलता है कि मेरा है, ताइवान बोलता है कि मेरा है। तो इन लोग अपने अपने में लड़ते रहते हैं, लेकिन इन लोग का सबको का सपोर्ट कौन करता है? तो अमेरिका करता है। और अमेरिका जब सपोर्ट करता है तो अमेरिका को थोड़ा सा चमकी धमकी के लिए जो है ये पीएलए क्या करता है, एक से एक रिपोर्ट जारी करते रहता है। खैर हमको तो जानना था कि आपका ये जो रिपोर्ट है पीएलए के द्वारा लाया गया है, और हमें ये जानना था कि ये आखिरकार किसका मिसाइल है, तो चीन का है। दरअसल समझें तो यहाँ पर एक पारासेल नाम का द्वीप है। क्या नाम है? पारासेल। और यहाँ एक द्वीप है स्प्रेटले। ये सबको बोलता है कौन? चीन, ये मेरा है। लेकिन बाकी देश लोग का ये बोलेगा, मान कंबोडिया बोला कि इसका जो है पश्चिमी भाग मेरा है, पूर्वी भाग बोलेगा कि आपका थाईलैंड मेरा है। तो ऐसे ही लोग लड़ रहे झगड़ रहे हैं, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। और न्यूज़ में आप देखोगे, जैसे इंडिया टीवी का न्यूज़ डाला हूँ तो क्या बोल रहा है, वियतनाम फिलीपींस के साथ चीन दक्षिण चीन सागर में बड़ा विवाद चल रहा है। चलते ही रहता है और चलते भी रहेगा, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं क्या करते रहता है, आपका उसको परेशान करने में मजा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत देश में भी जो है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम इसमें स्टैटिक पोर्शन में क्या पढ़ सकते हैं। हम वो सब न्यूज़ पढ़ेंगे, समय आने पर सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं बार बार इधर इसलिए देखता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है ना, तो परेशान ना हो। स्क्रीन देखते रहता हूँ कि किसी प्रकार से कोई कैमरा ऊपर नीचे ना हो। चलो, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि हमें जानना क्या ज़रूरी है कि क्यों आखिरकार, मतलब जो क्राइटेरिया है समुद्र के अपना अपना प्रदर्शित करने का, समुद्र को अपना प्रदर्शित करने का, वो क्राइटेरिया क्या है उसको हम समझेंगे। जैसे कि आपका अनक्लोज भी इसको कहा जाता है। 1982 में इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था कि कोई भी देश अगर समुद्री सीमा हो उसकी, जैसे कि हमारे भारत के पश्चिम में क्या है, तो यहाँ अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और नीचे में क्या है आपका इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर। तो इन सभी सागरों के बीच सागरी क्षेत्र में क्राइटेरिया बांट के रखा गया है कि इतनी दूरी तक के आपका हक हो सकता है, और उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है, तो माध्य लाइन से, मतलब कि तटीय भाग से 12 नॉटिकल मील, इसको मिटाल दूं मैं, इसको समझना बेटा। ये जो है ना आपका सीधा सीधा पूछता है, सीधा सीधा व्यापम का क्वेश्चन रहता है ये। तो स्टैटिक पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये मान के चले हमारे ये माध्य रेखा है जो कि चेन्नई से नापी जाती है, इससे अगर 12 नॉटिकल मील जाओगे ना, तो इसको क्या कहा जाता है, 12 नॉटिकल मील तक का प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, ये जो है इसमें संपूर्ण अधिकार होता है, यहाँ पर सारी चीजें कर सकता है कोई सा भी देश। ठीक है, हमारी भारत की चल रही, तो भारत यहाँ सब कुछ कर सकता है। 24 नॉटिकल मील, तो यहाँ तक के आपका क्या रहता है, अवच्छिन्न मंडल मतलब कंटिन्यूअस जोन। देन उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा आपको यहाँ से 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक। मतलब मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इससे सीधा सीधा व्यापम जो है प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो समुद्री मील के अंदर क्या कर सकता है ये, किसमें, तो अवच्छिन्न मंडल के अंतर्गत साफ सफाई कर सकता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्पेशली आपका इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इसको। 200 समुद्री मील तक के संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक कार्य कर सकता है, नीचे से कोयला मिल गया तो कोयला निकाल सकता है, नीचे से कोई भी खनिज मिल गया तो खनिज वगैरह का ये दोहन कर सकता है। क्लियर है, समझ में आई मेरी बात? अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। ये लोग जो है बहुत सुप्रसिद्ध हो गए हैं। इनका नाम है सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परिणीति कौर। ये जो है बहुत ज़्यादा खबरों में है। ये तीनों जो है तीरंदाजी में स्वर्ण पदक और जो है अपनी छाप भारत के लिए बना चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि ये तीरंदाजी का खेल कहाँ आयोजित कराया जा रहा है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं, आइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लियर है? तो आपका भारतीय कंपाउंड महिला तीरंदाज टीम, जिसमें कि ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर शामिल हैं। इन तीनों ने, मैंने इसमें नहीं डाला है। आप लोगों को ये बताना है कि आर्चरी वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, गूगल सर्च करो और उसको निकाल के बताओ। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मैं बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, मतलब कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत
भारत का स्थान कौन सा है। मैंने कल के वीडियो में इसे पढ़ाया है। जो बच्चा निरंतर है, कंसिस्टेंट है, वो इसका आंसर जरूर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में कि आप बताएंगे कि क्या है। 126वां रैंक है, 129वां है, 116वां है, 136वां रैंक है। क्लियर है साथियों। चलो, अब मैं आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। याद रखिएगा, सब के सब इसको जो है आपका गार्ड बांध के रख लीजिए कि ये वाला कंटेंट जो है वो हमसे ना छूटे। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। तो अभी आप सुबह सुबह की पहल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कर्तव्य हो जाना चाहिए कि इसको याद कर लें कि समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन है, प्रकाशन कौन किया है। तो मैं बता रहा हूं, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, कलकत्ता में इसे बनाया था। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में इसे प्रकाशित किया था। उसके बाद क्या है, बंगवासी। ये बंगवासी को पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, जोगिंदर नाथ 20 अभी अभी आपका हमारे भारतीय मतलब छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जहां तक कि आप देख सकते हैं। ठीक है, संजीवनी के मित्रा लिखे हैं, कलकत्ता में, सारे कलकत्ता में होते थे क्योंकि बंगाल जो है कलकत्ता मुख्य रूप से संकेंद्रण रहा था उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का। क्लियर है। केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक, हिंदू कौन लिखे थे, एम.जी. रानाडे, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी और हरिजन महात्मा गांधी। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको इस वीडियो के अपलोड होने के बाद तुरंत मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूले। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी में भी आप रीच ले सकते हैं क्योंकि वहां भी आपको डेली करंट अफेयर अपडेट कराए जाते हैं। क्लियर है साथियों। तो यहाँ से हमारा सत्र समाप्त होता है और मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं और निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी में, हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंचना ना भूलें क्योंकि आप अगर सफल होते हैं तो हम सफल होंगे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।